चलो तो ये शुरू करते हैं। ये 8वां क्लास का लिवियंस एकेडमी का ये है बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं। ये किसके लिए बेनिफिट रहेगा, मतलब ये वीडियो देखेगा तो फायदा किसको होगा? जो अभी एग्जाम दे चुके हैं उसके लिए फायदेमंद है ये। ये जो सॉल्यूशन होगा ये फायदेमंद है। फिर अभी जो 8 क्लास में जाएंगे जो बच्चे, उसके लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। या फिर जो रिवीजन पर्पज से एग्जाम के टाइम पे इसको देखना चाहेंगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब एक बार में आप देखोगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन, आपको देखने के बाद पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत फायदेमंद रहने वाला है उनके लिए भी जो 8 क्लास का एग्जाम दे चुके हैं या फिर जो अभी शुरू करने वाले हैं। तो पहला सवाल है कि हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विथ ए गिवन पॉइंट एज ए सेंटर। तो मान लो कि एक पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट से हम कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट का रेडियस मान लो, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से हम कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट का रेडियस देखो ये भी हो सकता है, तो इससे ये सर्कल बन गया। ये भी हो सकता है रेडियस, तो ये सर्कल बन गया। ये भी एक रेडियस हो सकता है, ये सर्कल बन गया। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बन जाएगा ना। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हैं हम लोग। अगर अगर ये क्वेश्चन में हम लोग आगे जाके और क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, तो क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने वाला तुमसे कहेगा कि 2 पॉइंट से बताओ कितना सर्कल बन सकता है। तो तुम देखो कि 2 पॉइंट से तुम बनाओगे जब सर्कल, तो बहुत सारा सर्कल बन जाएगा इससे भी। तो 2 पॉइंट से सर्कल कितना बन जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल 2 पॉइंट से भी तुम्हारा बन जाएगा। अगर क्वेश्चनर तुमसे कह दे कि 3 पॉइंट से तुम बताओ कि सर्कल कितना बनेगा, ये 3 कोलिनियर पॉइंट है। अब इससे बताओ सर्कल बनेगा क्या टच करते हुए? बिल्कुल नहीं बनेगा, ये तो टच ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या जीरो सर्कल बना तुम्हारा? सर्कल बन ही नहीं रहा है। अगर ये बोल दे कि तीन नन, ये जो एग्जाम जो क्वेश्चन सेट कर रहा है तुम्हारा, वो तुमको बोले कि 3 नन कोलिनियर पॉइंट से बोलो बताओ सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम चेक करके देखो क्या बनता है क्या। तो बिल्कुल बनता है, इससे बस एक ही सर्कल बन सकता है। तो ये पहला सवाल हो गया। इससे 4 सवाल निकलता था, चारों सवाल हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, पूछा है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2 3 4 9। स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि हम लोग को पता है यहाँ पे कि जो ये है तुम्हारा एंगल्स क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल हो गया मेरा ये क्वाड्रिलेटर। ओहो। अ, नित्यानंद, नित्यानंद, सुना ना। क्या गड़बड़ हो गया? अच्छा, तो सवाल क्या है मेरा कि जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल दिया हुआ है 2:3:4:9, 9 में दिया हुआ है। अब इसमें हमसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। तो तुम देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इस तरीके से अगर हम माने कि कॉमन फैक्टर एक्स है सबका, तो 2x + 3x + 4x + 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा ना। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 3 5 4 9, 9 9 18 मतलब 18x। और ये मेरा हो गया 360, यानी कि x का वैल्यू आ गया मेरा 20। अब यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट क्या है। स्मॉलेस्ट यहाँ पे तुम्हारा सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है? तो जो 2 के रेशियो में है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो यानी कि मेरा 40 डिग्री जो है वो हो गया स्मॉलेस्ट एंगल ना। पहला का आंसर कितना था? 1 था। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है मेरा इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। अब आगे मेरा इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, जो x है मेरा वो -3 से 3 के बीच में है। हमको सॉल्यूशन करना है। इक्वेशन दिया हुआ है। मान लो इक्वेशन क्या है मेरा? इक्वेशन है 2x - 1 इज लेस देन 4। ये मेरा दिया हुआ है, 2x - 1 लेस देन 4। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 भर जाएगा तो 5 हो जाएगा।
एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2.5। यानी कि जो भी वैल्यू मेरा एक्स का 2.5 से कम है, वो सारा का सारा वैल्यू मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट के लिए हम लिख सकते हैं कि जो 2.5 से नीचे का वैल्यू है, तो यहाँ पे देख लो कि 2.5 से नीचे का वैल्यू कौन है। ये पूरा का पूरा वैल्यू 2.5 से नीचे है। ऑप्शन में देखो मिलेगा क्या, 3 -3 -2 1 0 1 2, ये मिल गया। तो ये सी आंसर हो गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा चौथा नंबर है। चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, 5y+18 इक्वल टू 11 - 2y ना। तो सिंपल सा इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर देते हैं। 5y की तरफ हम 2y लेके चले गए तो 7y हो जाएगा, और इधर लेके जाते हैं हम 11 की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, -7 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू मेरा कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो y का वैल्यू -1। चौथा सवाल ये सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये बोला है कि एडजेसेंट ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है, 5x-10 दिया हुआ है, और 5x-10 दिया हुआ है, और कहाँ है यार, हाँ, और एंड x +10 डिग्री दिया हुआ है। देन द रेशियो ऑफ दिस एंगल इज, रेशियो पूछा है। एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, एडजेसेंट मतलब बगल वाला एंगल। जैसे कि मान लो कि ये पैरेललोग्राम है मेरा, तो ये जो बगल वाला एंगल है, ये बगल वाला एंगल दिया हुआ है। अब पूछा है कि ये दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हमको पता है, पैरेललोग्राम पढ़े होगे तो पता होगा कि जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आगे बढ़ते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। 5x-10 प्लस x+10 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 6x, ये 10 कैंसिल आउट हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये x का वैल्यू मेरा 30 डिग्री निकल गया। अब ये रेशियो निकाल दो, रेशियो निकाल के देखो क्या होता है, 5x-10 बाई x+10। इसका रेशियो तुम निकालोगे तो 30, 150 -10 ये 40, यानी कि 150 बटा 140, 140/40। तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 हो गया। 7/2 हो गया, यानी कि मेरा जो आंसर हो गया 7/2 है, डी है। डी है ना, 7/2। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा है भाई। अगला सवाल सवाल है मेरा कि अगर रेशियो दिया हुआ है एरिया का, मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ है 9:1, तो पेरीमीटर का क्या होगा, रेशियो क्या होगा पेरीमीटर का, देख लेते हैं इसको क्या होगा। तो हमको पता है कि स्क्वायर के एरिया का वैल्यू क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो इसका रेशियो होगा मेरा, वो दिया हुआ है 9:1। अगर हम क्या करें, ये ए स्क्वायर है, तो क्या ये ए स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं, A1। क्या ये A2 को A2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 9 की जगह पे 3 लिख सकते हैं, 3:1। यहाँ पे तोड़ सकते थे क्या, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा 9 है, इसको अगर तोड़े हम तो ये क्या, यहाँ पे 1/2 में नहीं चला जाता, तो ये A1/A2 क्या आ गया, 3/1 आ गया मेरा। अब पेरीमीटर का रेशियो क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 4 × A होता है। फोर पेरीमीटर जो होगा मेरा, यही होता है। अब तुम यहाँ पे डाल के देखो तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में यही बच जाएगा 3:1। यही मेरा आंसर होगा। कहाँ है, अच्छा आगे चले गए थे। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन मिस हो गया नहीं प्रोबेबिलिटी वाला। अच्छा ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछा है कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सिंपल सा बात है, कोई भी चीज, कोई भी इवेंट मान लो कि एकदम सर्टेन है, होना ही होना है, होगा ही होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे तुम, 1 बोलोगे। कोई कोई इवेंट है जो होना इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे, 0। यानी कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो 0 से 1 तक जाएगा। यही जा सकता है ना, 0 से 1 जा सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये वैल्यू जो है मेरा 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो यहाँ देखो कोई ऑप्शन ऐसा मैच खा रहा है क्या, ये ऑप्शन तो नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि ये बता रहा है कि जीरो से ज्यादा होगा, जो कि सही नहीं है, जीरो हो सकता है। ये ऑप्शन यहां तक ठीक था, लेकिन एक के बराबर हो सकता है। अब ये ऑप्शन देखो सही है, नहीं ये गलत है। रुको, ये ऑप्शन सही है, जीरो के बराबर हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है, ये जीरो या एक के बीच में रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको फैक्टराइज करना। तो ये तुमको दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में? इसको तोड़ोगे तुम तो ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। ये फॉर्म किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना ये। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे का क्वेश्चन क्या है कि हमको निकालना है परसेंटेज 3 मीटर का। 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, छोटा अमाउंट है। तो 3 × 100 हो गया, ये सेंटीमीटर में बदल गया। अब हमको कितना निकालना है परसेंटेज, कहाँ है, यानी कि 6×18 = 20, 20/3। इसका हमको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का मतलब बट्टा 100 ना, परसेंटेज का मतलब बट्टा 100। अब इसको डिवाइड कर दिए तो बस 20 सेंटीमीटर बच गया। ठीक है, इजी था सवाल। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, 3, 5, 21 दे दिया। अब देखो, इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, ए बी दिया हुआ, A/B, C/D। अब देखो, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी पूछ रहा है, डी का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करना, 3/5, 21, इसको एक्स मान लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 35। 35 है ऑप्शन में, 35 है। हो गया सवाल। अब फैक्टराइज, अब फैक्टराइज का मतलब समझते हैं होता क्या है। फैक्टराइज मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं अपन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो कि क्या हो जाएगा। या ए क्यू बी में तुमको बी नजर आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तुमको बी नजर आ रहा है, ये बी क्यू में भी तुमको बी नजर आ रहा है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बी ही है। तो इसको तुम डिवाइड करोगे तो ए क्यू बच गया माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिख रहा है कहीं पे, ये दिख रहा है कहीं पे, हाँ दिख रहा है। सी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, अब जो अगला सवाल है मेरा, अच्छा, जो अगला सवाल है मेरा, ये अगला सवाल ये है कि रीजन इनक्लोज बाई आर्क ऑफ ए सर्कल इट्स टू बाउंडिंग रेडी इज कॉल्ड। तो कुछ इस तरीके का है, देखो कि ये है सर्कल मेरा, और कुछ इस तरीके का रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। सवाल बेसिकली यही पूछा है कि इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेगमेंट दिया हुआ है। सेगमेंट तो इसको नहीं बोलते, सेगमेंट इसको बोलते हैं। ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। ठीक है, सेक्टर बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अच्छा, कोड किसको बोलते हैं, कोड हम लोग बोलते हैं इसको, ये हो गया मेरा कोड। ठीक है, इसको हम लोग कोड बोलते हैं। और ये इलाका जो हो गया मेरा है, ये सेगमेंट कहलाता है, ये माइनर हो गया, ये दूसरा मेजर हो गया। आर्क, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है मेरा, अगला सवाल क्या है मेरा, अगर अगला सवाल है मेरा कि पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड का 200 मीटर। ठीक है, ब्रेथ दिया हुआ है 40 मीटर, तो लेंथ क्या होगा। अब देखो, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, क्या हो सकता है, यही हो सकता है, ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये एल हो गया, यानी कि पेरीमीटर जो होगा मेरा 2L + 2B होगा, यही होगा। अब पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। क्या दो हम यहां से निकाल लें,
ये एल प्लस बी बस बच जाएगा, तो ये 100 हो गया। एल प्लस बी बराबर 100। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ क्या होगा। तो ब्रेथ दिया हुआ है मेरा 40, ठीक है, तो लेंथ कितना हो गया 60। यही था सॉल्यूशन इसका। 60 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, इसका सेक्टर होता। 25% को डिसिमल में करना है, तो समझ लो कि परसेंटेज लग गया, यानी कि बट्टा 100 लग गया, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ये 0.25 हो गया ना। 3। अगला सवाल है कि क्या ऐड करें, ना क्या ऐड करें इस टर्म में कि टर्म बन जाए 3/4, 3/4 बन जाए। तो ऐड करके देखते हैं भाई। ये तुम्हारा 49/68 दिया हुआ है, और हमको बनाना कितना है, 3/4 बनाना है। मान लो कि एक्स टर्म ऐड करेंगे, प्लस एक्स यहाँ ऐड कर दिए, प्लस एक्स यहाँ पे ऐड कर दिए। अब सॉल्व करके इसको देखते हैं क्या होता है। 4 × 49 प्लस एक्स, और 3 × 68 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो 49 196 हो जाएगा। ये 4x हो गया, ये 24 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो इधर लाओगे तो ये 3x हो गया, और ये 4 8 हो गया ना। ये 3x होता ना, तो ये x बराबर 8 आ गया, यानी कि 8 ऐड कर देंगे हम, तो ये बदल जाएगा इस पे, ठीक है। तो कहाँ गया 8, 8 मिल गया, क्लीन। अब अगला सवाल मेरे पास ये है, इसको सॉल्व करना है। अगला सवाल मेरे पास है कि z+5/6, z+1/9। मतलब अगला सवाल मेरा ये है, इसको सॉल्व करना है हमको। कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि ये z+5/6 माइनस z+1/9 माइनस z+3/4 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये क्या किए कि इसको देख लेते हैं, सब सही है ना। हाँ सब सही है। अब इसको घटा के देख लेते हैं, 6 9 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 36 ना, 36 आएगा। अब आगे करते हैं, 6 × 36 यानी कि 6 × z+5, ठीक है, -9। तो 9 यानी कि 4 हो जाएगा, z+1 यहाँ पे हो जाएगा मेरा 9 z+3। आगे इसको सॉल्व करके देखो, 12, 12 नहीं यार, क्या कर रहा है, 6 z हो जाएगा ये, ठीक है। ये 30 हो गया, ये -4 z हो गया, ये -4 हो गया, ये -9 z हो गया, -27 हो गया। सॉल्व करके देखते हैं कितना वैल्यू आता है। ये 36 इधर जीरो था ना, ये 36 इधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बच गया मेरा, ये समझ में आया ना, 36 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या। 6 z, ठीक है, 4 z और 9 z। तो 4 z 9 z कितना हो गया, -13 z, 6 z हो गया, और ये 30, ठीक है, -31, यानी कि ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, ये -1 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा तुम्हारा, और 6 z -13 z कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये इधर 1 हो गया, यानी कि जेड का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, जेड का वैल्यू मेरा आ रहा है -1/7। सॉल्यूशन इसका ये आया होगा, वो सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल क्या है। हम्म, अगला सवाल है कि 8% स्टूडेंट जो है मेरा,
वो स्कूल में रह गया। अब ये 8% जो मेरा बच्चा है वो अपसेंट रह गया। और 1633 बच्चा स्कूल में गया, तो पूछ रहा है कि अपसेंट कितना रहा। तो देखो पहले क्या करो ना, ये सब क्वेश्चन में डाटा को एकदम स्पेसिफाई कर दो, सिंपल कर दो ना। तो सिंपल करने का मतलब क्या है, अपसेंट। अपसेंट कितना है, 8% है। तो प्रेजेंट कितना होगा, प्रेजेंट कितना होगा, 92% होगा। ठीक है। अब मान लो कि लेट नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना होगा, एक्स होगा, ये होगा। अब दिया हुआ है क्या कि प्रेजेंट था, मतलब प्रेजेंट का ही परसेंटेज दिया हुआ है। मतलब प्रेजेंट का परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि 92% इक्वल टू 1633, ये दिया हुआ। यानी कि ये जो 92% है, क्या ये 92% मेरा ऑफ एक्स है, ये कह सकते हैं। और ये टोटल 1633 है। यानी कि अगर हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो 1633/0.92, ये कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना रहता है स्कूल में ना। तो उसको डिवाइड करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है। कैलकुलेटर। 1633 डिवीजन 0.92, 1775 आ रहा। 1775 आ रहा। ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ गया ना। प्रेजेंट कितना था, 1633 यानी 1633 प्रेजेंट था। ऑब्सेंट कितना होगा, घटा दो, 1775 माइनस 1633, इतना निकल जाएगा। इसको घटाओगे तो 142, 142। ये आंसर, ये आंसर अगर तुम्हारा आया है तो भाई तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है पाई चार्ट के बारे में। अब देखो पाई चार्ट बनाते कब हैं? पाई चार्ट बनाते तब है हम लोग जब जो मेरे पास डाटा है वो 2 से 5 के बीच में है। डाटा जब मेरे पास, ये अगला सवाल है मेरा पाई चार्ट के बारे में। रुको इसको, अगला सवाल है मेरा ये वाला पाई चार्ट के बारे में। अगला सवाल मेरा पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट बनाते कब हैं? पाई चार्ट, पाई चार्ट बनाते कब हैं, जब डाटा का स्लाइस 2 से 5 के बीच में हो, तभी बनाते हैं। क्या है, 1 2 3 4 5, 5 ही है। तो पाई चार्ट के लिए सुटेबल है, पाई चार्ट बना सकते हैं हम लोग। पाई चार्ट का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, मैनेजमेंट में यूज करते हैं, कंपनीज वगैरह बिजनेस में यूज करती है। और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यूज, ट्रांसपोर्टेशन जो जनसंचार होता है उसमें यूज होता है। तो देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। पहले क्या करना है हमको कि पहले देख लेंगे टोटल कितना आता है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आता है इसका। तो पहले लिख लेते हैं टोटल। टोटल के लिए लिख देते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दिए, ठीक है। सब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे इंग्लिश। इंग्लिश को ई एन ए लिखते हैं, हिंदी को एच एन ए लिखते हैं, मैथ्स को मैथ्स लिखते हैं, और साइंस को साइंस ही लिख देते हैं। सोशल स्टडीज को एस एस टी लिख देते हैं। सिंपल हो जाएगा। ये हो गया सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एस एस टी हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा क्या निकलने वाला है, सिंपल जो दिया हुआ है 120, 90। ओहो, गलती हो गया भैया, 120। ठीक है। ये हो गया फ्रिक्वेंसी। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 120, 90, 75, 105, 150। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल देंगे। टोटल निकाल देंगे। टोटल के लिए ऐड करना पड़ेगा, फिर इच स्लाइस का हम लोग निकाल देंगे परसेंटेज। इच स्लाइस परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक। इच स्लाइस बोलने का इस सब्जेक्ट का, ठीक है, वो निकल जाएगा। हाँ सोचिएगा, कॉल करते हो तुमको तुरंत। हाँ।
अच्छा ठीक है, भेज देंगे। ठीक है, ठीक। तो अब देखो टोटल क्या होगा, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही कर सकते हैं क्या? 76, 75, 180 हो गया। नहीं, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। कैलकुलेटर। हम लोग हैं भाई इंजीनियर। हम लोग को ना साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता था कैलकुलेट करने का, तो आदत छूट गया। इंजीनियर सर से पढ़ रहा तुम लोग। तो जोड़ते हैं इसको, क्या हो जाएगा? 120 + 90 +75 +105 +150, 540 आ रहा, 540 आ रहा। ये टोटल हो गया 540। अब क्या करेंगे ना, सबका परसेंटेज निकालते जाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबको ना ईच स्लाइस का जो परसेंटेज आया है उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। तो इसको तुम क्या करो कि 120/540 कर दो। ठीक है। यहाँ पे 90/540 कर दो। ठीक है। यहाँ 75/75/540 कर दो। 105/540 कर दो। ठीक है। 150/540 कर दो। 540/540 कर दो। ठीक है। ये 1 आ गया। अब सब में तुम क्या करो, 360 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुमको सर्कल में बदलना है ना। तो इसको चेंज करोगे तो तुम्हारा वैल्यू कुछ इस तरीके का आएगा। बहुत 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 आसान है। 15, 15, 360 डिवाइड बाई 540। ये वैल्यू आ गया मेरा 10। ये वैल्यू आ गया मेरा 10। ठीक है। 10 डिग्री। ठीक है। अब अगला देखो, 105 गुना 360 डिवाइड बाई 540। 70 आ गया ये। मतलब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं ना, कि सबको 360 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये चेक कर रहे हैं कि इसके बाद क्या वैल्यू आ रहा है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा स्लाइस का परसेंटेज क्या रहेगा। ये 70 आया, ये 70 आ गया। आगे जाओगे तो आगे जाओगे तो बहुत कैलकुलेशन है भाई। 75 × 360 डिवाइड बाई 540। ये मेरा 50 आ गया। ये मेरा 50 आ गया। अब ये हो जाएगा 90 × 360 540। ये 60 हो गया ना। अब अगला देखो, 120 इंटू 360 डिवाइड बाई 540। ये 80 हो गया। अब चेक कर सकते हो, जो कले ये डाटा निकाले हो, जो डाटा निकाले वो सही है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? जोड़ के देखो। 80, 60, 140, 50, 190, 190, 260। सही नहीं निकला यार, कुछ छोड़े तो 3, 4, 5, 3, 4, 5। कहीं कुछ गलती हुआ है। हाँ, कहीं कुछ गलती हुआ है। कहीं कुछ गलती हुआ है ना। 150 इंटू 360 डिवाइड बाई 540। ये 100 होता है। अब सही है। ये 100 होता है। ये 100 होता। ठीक है। तो 70 हो गया, 220 हो गया, 280 हो गया, 360 हो गया, यानी कि करेक्ट है। अब इतना आया होगा तुम्हारा तो तुम करेक्ट। अब बनाते कैसे हैं वो बता देते हैं। इसको बनाएंगे कैसे? ये बस रहने देते हैं, 80, 60, 70, 100 वाला रहने देते हैं, बाकी ये सब हटा देते हैं ताकि हमको इजी हो बनाने में।
अब देखो, क्या ना कि बना दो एक सर्कल, ठीक है? सर्कल बना दिए, एक रेडियस ले लिए, ठीक है? एक रेडियस ले लिए रूलर का हेल्प से, और एक आता है प्रोट्रैक्टर यानी कि कंपास। और ये प्रोट्रैक्टर बोल रहे हैं, ये चांद आता है, जिसको हिंदी में वो चांद बोलते हैं और ऐसे इंग्लिश में प्रोटेक्टर बोलते हैं उसको। तो वो ले लिए और ये देखिए इसको 0 डिग्री पे मिला दिए। अब यहाँ पे 0 डिग्री पे मिला दिए, फिर देखिए कि कहाँ पे मेरा 80 डिग्री आ रहा है ना। ये चांद से, इस तरीके का चांद रहता है, उससे देखिए कि मेरा 80 डिग्री कहाँ पे आ रहा है ना। अब देख लिए कि मेरा 80 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, तो मेरा 80 डिग्री मान लो कि ये 90 होता होगा, तो ये 80 डिग्री ये आसपास आता होगा। तो इस तरीके से हम ये बना दिए, पहला बन गया। अब पहला बन गया, अब मेरा ये जो हो गया ये पोजीशन, ये मेरा 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम 60 नापेंगे, यहाँ से हम 60 नापेंगे तो कुछ इस तरीके का वैल्यू जाएगा, ठीक है? फिर ये मेरा 0 डिग्री हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम 50 नापेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम 50 नाप दिए। अब अगला इसके अकॉर्डिंग हम 70 नापेंगे, यहाँ पे चांद रखेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ से प्रोट्रैक्टर रखेंगे और देखेंगे 70 डिग्री कहाँ जा रहा है मेरा, तो ये हो गया मेरा 70 डिग्री ना। अब फिर यहाँ पे रखेंगे, जो खाली का बच गया ये पक्का है कि 100 होगा। जो खाली बच गया वो पक्का है कि मेरा 100 ही होगा, अगर 100 नहीं होगा तो गलत है, जो हम बनाए हैं वो गलत है। इसका इसका साफ मतलब है कि गलत है। और यहाँ पे तुम नाम दे दो, ये मेरा इंग्लिश हो गया, ये मेरा हिंदी हो गया, देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन अलग अलग कलर में सबको बनाते हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग कलर में होता है। और ये ध्यान रखना, पाई चार्ट का यूज तभी किया जाता है जब स्लाइस मेरा 2 से 5 के बीच में हो, जब डाटा कम होता है तभी इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से दिखा सकते थे, बहुत आसान सवाल था, इजीली मिल जाता तुमको। कितना नंबर का सवाल था? 4 नंबर का सवाल। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल दिया हुआ है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी पैरेलल डीसी है, मतलब कि क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ए बी पैरेलल डीसी दे दिया मतलब पैरेललोग्राम हो गया। एंगल ए डी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, बी इज टू सी का 4:5 दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ इस एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। भैया जब ये पैरेललोग्राम हो गया मेरा, तो चीजें देखो कितना आसान हो गया ना। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हमको पता है कि जो इसका एडजेसेंट एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा ना। एडजेसेंट एंगल जो होगा उसका 180 डिग्री होगा, यानी कि जो एंगल ए और डी है वो तुम्हारा हो गया, मान लो कि एंगल ए और डी के लिए मान लो कि तुम पहला इक्वेशन ले लोगे। पहला इक्वेशन क्या ले लोगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसका जो अपोजिट साइड से वो पैरेलल है। तब यहाँ पे एंगल ए मेरा कितना है, एंगल ए है मेरा 2 है, कॉमन फैक्टर एक्स ले लेते हैं, तो 2x हो गया प्लस 3x हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे तुम इसको सॉल्व करोगे तो 5x हो गया, 5x भाई 180 हो गया, x इक्वल टू 36 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हारा ए और डी पता चल जाएगा तुमको, ये पता चल गया 72, ये पता चल गया तुमको 108, मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा 36 इंटू 2, 36 इंटू 3 ना, एक्स ही है, ये पता चल गया। अब अगला सवाल है मेरा बी सी, एंगल बी सी इक्वल टू 4:5 है, ये पूछा है। तो इसमें भी कर दो वही चीज, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी दिया हुआ है 4x, एंगल सी दिया हुआ है 5x, 4x प्लस 5x हो जाएगा, एंगल बी हो गया, और ये हो गया 180 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 20 डिग्री डायरेक्टली निकल जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, एक एंगल 80 हो जाएगा, सी ही है ना, और एक हो जाएगा तुम्हारा 100। अब देखो 360 आता है क्या कैलकुलेशन, अगर 360 हम लोग का नहीं आया तो सही नहीं है, हम लोग गलत किए होंगे कुछ। तो जोड़ के देख लो, ये 72, 108, 180, ये 180 सही है। ऐसे ही ना चेक करो कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं है सही। तो इसको क्लीन करते हैं अब। कितना इजी पेपर था तुम लोग का। हाँ। अगला सवाल है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का, बहुत लॉजिकल टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है इसका। मतलब हम लोग पढ़ तो लेते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है कि क्या यूज होता है इसका, आगे पढ़ रहे हैं इसका इस्तेमाल क्या करना है, लेकिन ये बड़ा जरूरी है जानना पढ़ने से पहले कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा।
नहीं जानोगे तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना, क्यूरियोसिटी पैदा होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे आगे जाके। तो होता क्या है कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पता ही नहीं करते हैं कि पढ़ के क्या मिलने वाला है इससे, तो कोई फायदा नहीं होता। जान भी जाते हैं तो यूज कहाँ करना, एप्लीकेशन कहाँ होगा इसका, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है इसमें बोला है एक बॉक्स बॉक्स है, और इसमें 100 मेरा बल्ब है। इसमें कितना बल्ब है? 100 इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इसमें कह रहा है कि 8 डिफेक्टिव है, और कह रहा है कि 92, मतलब 8 बल्ब डिफेक्टिव कह दिया, इसका मतलब इनडायरेक्टली कह दिया ना कि 92 में कोई डिफेक्ट नहीं है, नो डिफेक्ट, अनडिफेक्टेड भी बोल सकते हैं उसको, या फिर सही बल्ब है 92। अब हमसे पूछा है कि अब हमसे पूछा है कि डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी बताओ, नॉन डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी बताओ। देख लो सिंपल कि 100 बल्ब है, 100 बल्ब तुम निकाले, ठीक है, 100 बल्ब तुम निकाल दिए। अब उसमें से डिफेक्टिव तुमको कितना मिला? 8 ही पीस तो मिलेगा। टोटल कितना था? 100 था। तुमको डिफेक्टिव 8 ही मिल रहा है। मतलब संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना कि तुम निकाले, मतलब प्रोबेबिलिटी देखो क्या है कि सीओटी जो रहता है ना, सीओटी तक जाके, मतलब प्रोबेबिलिटी तो हम लोग उसी का पता करते हैं जिसके बारे में हम लोग अनश्योर है ना। प्रोबेबिलिटी निकालने का मकसद ही यही होता है कि हम लोग अनश्योर है, और उसके बारे में हम लोग कुछ परसेंटेज, मतलब हम लोग श्योर होना चाहते हैं। तो श्योर जब होना चाहते हो तो श्योरिटी के लिए मान लो कि एग्जांपल पे कि इसमें 8 डिफेक्टिव है और तुम्हारा 92 अनडिफेक्टिव है, तो पूरा तुम निकालते गए 8 मिल गया तुमको डिफेक्टिव, और तुमको पूरा का पूरा 92 मिल गया अनडिफेक्टिव। अब वहां से तुमको अंदाजा लग गया ना कि तुमको 8% ही मिलने वाला है, मतलब कि तुम हाथ डाले, तो चांस क्या कहता है कि तुम एक बार ट्राई किए तो तुम्हारा ऐसा पॉसिबिलिटी बनने वाला है कि तुम्हारा 8, मतलब एक बार तुम डालोगे हाथ तो तुमको क्या पॉसिबिलिटी बनने वाला है, मतलब 8 ही तुमको डिफेक्टिव बॉल मिल सकता है ना, तो ये 8/100 हो गया। अब अनडिफेक्टिव का अनडिफेक्टिव का क्या परसेंटेज होगा? 92/100 ना, सिंपल है। आगे जाते हैं, मतलब बॉक्स से तुम बॉल निकालोगे तो क्या संभावना है कि डिफेक्टिव बल्ब निकलेगा? 100 बल्ब है, 8 डिफेक्टिव है, यही संभावना है अनडिफेक्टिव निकालने का, ये संभावना है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये समझ में आया, इसको सॉल्व कैसे करना है। डिफेक्टिव कितना हो जाएगा? 8/100 हो जाएगा, और नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा? 92/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 225, 2/25 हो जाएगा। इसको करोगे तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23 बटा 25 हो जाएगा। तो ये इतना आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना, इतना आया होगा तो सही होगा तुम्हारा। और देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है, एरिया एंड पेरीमीटर निकाला है। तो डायगोनल ये होता है ना। और मान लो कि ये क्या स्क्वायर है, तो इसका एंगल, ये एंगल क्या होगा? सारा का सारा एंगल राइट एंगल होता है।
तो ये राइट एंगल होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो मान लो ये ए है, ये ए है, तो ये क्या होगा? खुद ही सोचो ये क्या होगा? पाइथागोरस का थ्योरम अगर हम लोग लगाए यहाँ पे, तो मान लो कि ये लेंथ हमको पता नहीं है, इसको डायगोनल को डी ही लिख देता है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाता है? ए रूट टू हो जाता है। मतलब डायगोनल का जो मेरा वैल्यू होता है वो ए रूट टू होता है। अब यहाँ से डायगोनल का जब वैल्यू ए रूट टू होता है, तुम्हारा डायगोनल दिया हुआ है 5 रूट 2, तो तुम इस तरीके से लिख सकता है ए रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया 5। अब इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? अब इसका एरिया इजीली निकाल सकते हो। एरिया निकालने के लिए इसका बोला है, तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब 25 ना, 25 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4a। यही ना होगा, ए पूरा जो चल दिया, तो 4a हो गया पेरीमीटर इसका, तो 20 मीटर हो जाएगा पेरीमीटर इसका। यूनिट में ध्यान देना, जैसे कि 5 मीटर इंटू 5 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इंटू 5 25 हो रहा है। एम इंटू एम क्या हो जा रहा है? एम स्क्वायर हो जा रहा है, पढ़े हुए। पावर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे ऐड होने पे वो जुड़ता नहीं है, वो एक ही रहता है। ये चीज क्लियर रहना चाहिए, तो मार्क्स कट जाएगा तुम्हारा। अब आगे बढ़ते हैं। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर 48 मीटर, 32 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अच्छा, तो रेक्टेंगुलर पार्क है मेरे पास, साइड दे दिया है। इतना आसान चीज है, देखो। ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर पार्क दे दिया है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क का दे दिया है, 48 मीटर दे दिया ये 32 दे दिया, ये भी 48 होगा, ये भी 32 होगा, ठीक है। अब बोला क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है हमको। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो होगा तुम्हारे, यही इलाका पे तुम फेंसिंग करोगे ना, बाउंड्री पे ही फेंसिंग करोगे। यानी कि पेरीमीटर निकाल दो इसका, तो पेरीमीटर इसका निकालोगे यानी कि जोड़ोगे, यानी कि 2l+2b करोगे। तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा? 96 + 64 यानी कि 160। ये हो गया पेरीमीटर। अब हमको कोस्ट निकालना, तो कोस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कितना ये 160 मीटर है। मान लो कि लॉजिकली तुमको समझ में नहीं आता है, तो देखो तुम 23.50 पर मीटर है, यानी कि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको कर देते हैं कोस्ट। कोस्ट कर दिए, तो ये 23.5 पर मीटर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है, कितना आएगा? वही आंसर होगा। कैलकुलेटर। 3760। 3760, इतना आंसर आया होगा तुम्हारा अगर, तो सही है। कितना आंसर? 3760। 3760 अगर आया होगा तुम्हारा, तो ये सही है। कौन सा क्वेश्चन का? ये वाला क्वेश्चन का, ठीक है। ये वाला भी हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत आसान पेपर था, हमको लगता है कि सॉल्व कर पाए होगे सब, सारा का सारा, अगर अच्छे से पढ़े होगे तो बहुत सॉल्वेबल है। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर का सवाल है। बोला है कि जो मेरे दो एंगल है क्वाड्रिलेटर का, वो 72 से 56 के बीच में है। 72 है एक, दूसरा 56 है, और रिमेनिंग टू एंगल का रेशियो दे दिया। अब हमको पता करना है, तो ये बस बोला है क्वाड्रिलेटरल, डाटा में बस क्वाड्रिलेटरल दिया, और कुछ नहीं दिया। तो सिंपली क्या करोगे? तुमको पता ही है कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो एक को दे दो 72, एक को दे दो 56, यानी कि 56। हमको लगता है कि समझ में आता होगा, 72 को 72 बोलते हैं, ये सारा चीज। तो 72 हो गया, 56 हो गया, और ये मान लो कि 3x हो गया, ये हो गया 5x, इस तरीके का। और तुमको पता है कि कोऑर्डिनेटर का चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये तुम डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, 56 + 3x + 5x
इक्वल टू 360। अब 72 प्लस 56 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 80, 140, 138 हो जाएगा ये। 8x हो जाएगा। ये 360 हो गया। और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 232। 232। ये 128 होगा। ये 128 होगा। 72, 56। हाँ 128 हो गया। 128 होगा। तो ये 128 होगा तो इसको घटाएंगे तो ये 232 आ जाएगा। ये 232 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 16, 7, 72, 16, 4, 3, 7, 72, एक्स का 26 आ गया। ये 26 हो गया। अब 26 निकल गया तो वैल्यू निकाल दो। 3x, 5x। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा 26 × 3, 26 × 5 कितना होता है? 78 होता है। ये कितना होता है? 130 होता है। यहाँ से वैल्यू निकल गया। सम करके देख लो 360 आता है तो सारा का सारा चीज सही है तुम्हारा। कितना इजी है। अब आगे का सवाल बढ़ते हैं। कौन सा सवाल हो गया हम लोग का? ये सवाल हो गया हम लोग का। अब फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना रहता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना रहता। तो यहाँ पे देख लो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल सकता है। तो इसको तुम सिंप्लीफाई अगर करोगे तो तुमको पता चलेगा कि पहले सिंप्लीफाई कर लो, पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करोगे अगर तो बी सी माइनस डी का स्क्वायर यहाँ नहीं करता। यहाँ नहीं करते, सामने में करते हैं। तो इसको अगर हम मान लो सिंप्लीफाई करते हैं, ये सवाल को हम लोग बना रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो बी सी माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस ए डी माइनस सी। ठीक है। यहाँ से 15 कॉमन ले सकते हैं क्या? 15 कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ो तो ये देखो सी माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ये सी माइनस डी में इसको चेंज कर सकते हैं क्या? ये तो दोनों है ही, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं क्या? अगर मान लो कि ये सी का माइनस खींच ले तो ये हो जाएगा। मान लो माइनस सी का माइनस सी हम खींच लिए, तो खींचेंगे अगर इसको तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? और ये सी माइनस डी हो जाएगा। इसका मतलब यही है ना। अगर मान लो माइनस सी का माइनस हम खींच लिए तो ये प्लस प्लस चला जाएगा। ये सी माइनस डी हो जाएगा फिर। और यहाँ पे हो गया 15 सी माइनस डी। अब यहाँ पे सी माइनस डी तीनों जगह कॉमन है। हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया सी माइनस डी, जो कि क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है मेरा? सी माइनस डी है। तो सी माइनस डी को अगर हम कॉमन ले लें तो मेरा वैल्यू क्या मिलता है? देख लो। ये मिलता है मेरा C - D इंटू बी प्लस ए प्लस 15। अगर ये आया होगा तुम्हारा आंसर, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। पूरा नंबर तुमको मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। तो गिवन इनइक्वालिटी क्या है तुम्हारा? गिवन इनइक्वालिटी ये है। गिवन ये है तुम्हारा, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब तुमको सॉल्यूशन सेट में प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसको ना पहले कम के लिए सॉल्व करो, फिर ज्यादा के लिए सॉल्व करो। एक्स का एक रेंज मिल जाएगा, फिर उसको नंबर लाइन पे डालना आसान हो जाएगा। तो मान लो कि ये जो -3 है, x/2 है, बस इसी को सॉल्व करता है। ये राइट साइड वाला भूल जाता है। अभी लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एलएचएस की तरफ ही देख रहे हैं हम लोग। और हमको चाहिए क्या? एक्स का रेंज चाहिए। मतलब जो इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं ना, एक्स का रेंज निकालते हैं कि एक्स का रेंज है कहाँ से कहाँ तक। तो पहले मिनिमम वैल्यू पता करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पता करेंगे, तो एक रेंज मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको इधर लेके गए तो -3 + 1 हो गया, और x/2 हो गया, -2 हो गया, -2 × 2 यानी कि -4। देखो, इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू मेरा क्या होगा? कभी भी -4 से ज्यादा ही होगा ना। x का वैल्यू मेरा -4 से ज्यादा होगा ही ज्यादा। ज्यादा ही ज्यादा होगा। ज्यादा होगा x का वैल्यू। इसका मतलब यही है कि x का जो मेरा वैल्यू है वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? -4 से ज्यादा होगा। ये पहला लिमिट हमको मिल गया। पहला लिमिट मिल गया। अब दूसरा लिमिट के बारे में जाते हैं हम लोग। दूसरा लिमिट में जाते हैं तो ये ज्यादा के लिए सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हाँ हाँ, ये है ना। तो ये x/2 -1 = 1। अब 1 को उधर लेके जाएंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा।
और ये x/2 हो गया, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब x का वैल्यू मेरा 4 से कम होगा किसी भी हालत में। x का वैल्यू x का वैल्यू 4 से कम होगा, कम होगा, ठीक है। -4 से ज्यादा होगा और +4 से कम होगा। तो इसको नंबर लाइन में दिखा देते हैं, नजर आ रहा है क्या? ये हो गया नंबर लाइन में। इसको देखो, हमको मिल गया कि जो मेरा एक्स है, एक्स का जो मेरा सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट क्या कह रहा है? सॉल्यूशन सेट मेरा कह रहा है कि ये रेंज हो गया इसका। इसको हम लोग नंबर लाइन में दिखा देते हैं। ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3, -4 हो गया। सो कर दी, इजी था सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या है? एज का सवाल है। एज का सवाल में ना ध्यान क्या रखना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यहां से शुरू करना हमको। तो पहले देख लेते हैं सवाल क्या कर रहा है। 2 साल पहले, ये हो गया पास्ट, ठीक है। 2 years अगो, ठीक है। अब अमृता वाज थ्राइस, अमृता क्या थी? पहले लिख दो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इजीली बनाना ना, इसको लिख दो। पास्ट, ठीक है, लिख दो। अब देखो क्या है कि जो 2 साल पहले अमृता थ्राइस थी, तो मान लो कि जो उसका सन होगा 2 साल पहले, वो एक्स होगा, ठीक है। लेट हिज सन्स लेट हिज सन्स लेट हिज सन्स एज बी एक्स 2 years अगो, ठीक है। 2 years अगो, तो क्या नाम है इनका? अमृता का। तो अमृता का एज क्या हो जाएगा 2 years अगो? 3x हो जाएगा अमृता एज, ठीक है। इतना हमको दिक्कत नहीं। अब प्रेजेंट एज में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज यानी कि 2 साल पहले का बात किया था ना, प्रेजेंट में गया तो x+2 हो जाएगा। किसका? सन का एज। 3x+2 हो जाएगा किसका? अमृता का एज। इतना इजी है देखो। अब आगे क्या जाता है, सवाल फ्यूचर में जाएगा। अब फ्यूचर में गया तुम्हारा 2 years हेंस, मतलब 2 साल बाद कह रहा है सवाल कि 2 साल बाद इसका जो एज है अमृता का, अपने सन का 5 टाइम्स हो जाता है। मतलब सन का 5 टाइम्स हो जाता है। तो 2 साल आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 साल आगे बढ़े हम लोग। अमृता का कितना था? 3x+2 हो जाएगा। अब 2 साल आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर में पहुंचते हैं हम लोग। तो सन का कितना हो गया? सन का हो गया मेरा x+2+2, ठीक है। अमृता का कितना हो गया? नजर आ रहा है? यहाँ पे पहुंचते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा। इस सन का हो गया। अब अमृता का देखते हैं, अमृता का कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3x+2+2, ये किसका हो गया? अमृता का एज हो गया। अब देखो किस तरीके से इसको क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन को रिलेट कैसे कर रहा है कि कह रहा है कि अब फाइंड द देयर परसेंटेज, लेकिन ये चीज छूट गया कि ट्वाइस हर एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स। मतलब अब 2 years, अगर 2 साल हम लोग आगे जाएं तो ट्वाइस हर एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हर सन। मतलब 5 गुना हो जाएगा उसका सन का जो एज है, वो उसके सन के एज के कंपेरिजन में 5 गुना हो जाएगा। तो कर देते, देखो अमृता का एज हमको मिल गया, उसका सन का एज हमको मिल गया। कितना था ये? x+2 था ना। x+2 था, तो ये x+4 हो जाएगा। 2+2, ये मिल गया। अब ये इक्वेशन इक्वेशन हमको मिल गया। ये रुको, इक्वेशन हमको मिल गया। x+2+2, ये किसका था? ये सन का था। 3x+2+2, ये किसका था? अमृता का था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या 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 है कि ये जो सन है वो 5 टाइम्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें, और अमृता का एज जो है उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों बराबर हो जाता है। यही कह रहा है
ये अगर हम अमृता ये सन के एज को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें और अ, अमृता के एज को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का एज बराबर हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आता है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करोगे तो 5x प्लस 4 यानी कि 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6x प्लस 8 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल, इक्वेशन बन गया 5x+20 इक्वल टू 6x+8। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बस x बच गया, यहाँ पे 12 बच गया, यानी कि ये वैल्यू मिल गया। अब परसेंटेज में जाओ तुम उसका, तो परसेंटेज में तुम्हारा उसका क्या था, x+2 था उसका सन का एज, यानी कि 12+2 14 हो गया। ये आंसर अगर आया ना तो तेरा सही है, जिसका भी ये आंसर आया है, सही है। और अमृता का एज क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो 3x+2 था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 × 36 12 × 3 ना +2 38। इसका ये आया है, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर दिया हुआ है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8। ठीक है, टू नंबर रेशियो में है 7:8। ऑन एडिंग 3 टू द फर्स्ट एंड 8 टू द सेकंड द रेशियो बिकम्स, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, लेट द कॉमन नंबर बी एक्स। ठीक है, यहीं से शुरू करना, लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स। तो ये सवाल कौन सा था पहले देखने दो भाई। सवाल तुम्हारा ये वाला है। तो कॉमन फैक्टर को एक्स मान लो। देखो कह रहा है सवाल क्या है, दो नंबर है जो कि रेशियो 7:8 में है, 7x+8x। कॉमन फैक्टर को एक्स मान लिए। और पहले कह रहा है कि 3 ऐड किए, फिर दूसरे में 8 किए, तो इसका रेशियो क्या बन जा रहा है, 3/4 बन जा रहा है। तो ये नंबर और ये नंबर पता कीजिए, यही सवाल कह रहा है हमसे। तो इसको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो 12 हो गया, ये 24x हो गया, प्लस ये मेरा, ये भी मेरा 24 हो गया। तो ये कैंसल आउट होके 4x बच जाएगा, यहाँ पे मेरा 12 बच गया। x का वैल्यू मेरा 3 आ गया। अब एक का वैल्यू क्या है, पहला नंबर का वैल्यू क्या है, ये 7x है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 21 आ जाएगा। पहला आंसर तुम्हारा 21, दूसरा आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। ये अगर तुम्हारा आया होगा तो तुम सही हो, तो बिल्कुल सही हो। ठीक। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फिल्टर। यहीं से देखते हैं। अब अगला सवाल क्या है कि लेंथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:5। लेंथ ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है 384। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड। मतलब जो कॉस्ट पूछ रहा है कि वो रीपिंग करने का कितना लगेगा मेरा। तो क्या करते हैं, पहले जो दिया हुआ है उससे काम चलाते हैं। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 384 दिया हुआ है। पेरीमीटर पता होगा क्या होता है, 2l+2 भी होता है। ठीक है। अब ये जो 2 2 है, ये क्या इसको कैंसिल आउट कर देगा, करेगा ना। ये 192 हो जाएगा, ये l+b हो गया। अब देखो, अब देखो जादू, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 3:4। इसका कॉमन फैक्टर x ले लेते हैं। ठीक है, ले लिए। यही दिया हुआ है ना, नहीं यार, ब्लेंडर हो जाता अभी तो 7:5 दिया हुआ है। 7:5 दिया हुआ है, 7x 5x, ब्लेंडर हो जाता अभी। अब इसको सॉल्व करो, 7x+5x 192, 12x 192। इसको सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 12 से डिवाइड कर दो। तो x का वैल्यू तुम्हारा आ गया 16। अब तुमको वैल्यू मिल जाएगा, तुमको जो भी ये बोला है। पहले तो ये तुमको बोला क्या है कि रेस पूछा है 125 पर स्क्वायर मीटर। तो तुम मान लो कि तुमको एक्स का वैल्यू निकल गया, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ का तुम वैल्यू निकाल दोगे क्या। तो ये तुम यहाँ पे 7x
7x में तुम 16 से मतलब 7x इंटू एक्स का वैल्यू 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुमको लेंथ मिल गया। इसमें तुम 16 ये कितना है, 5 है ना, 5 ही है ना। इसमें तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये वैल्यू मिल गया। तो ये तुम्हारा जो लेंथ का वैल्यू हो गया तुम्हारा 112 मीटर हो गया। ब्रेथ का जो तुम्हारा वैल्यू है वो 80 मीटर हो गया। अब तुम क्या करो, एरिया निकाल दो। एरिया तुम निकालोगे, एल इंटू बी ही होता है, तो 80 इंटू 112 होगा। इसको सॉल्व करोगे तुम तो 9 6 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना एरिया निकल गया तुम्हारा। अब तुमसे पूछा है कोस्ट, रिपिंग कोस्ट कितना होगा। तो रिपिंग कोस्ट कितना होगा, तो कोस्ट के लिए क्या करोगे तुम, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 8960 इंटू 1.25। ये मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हालांकि में मीटर स्क्वायर किसका था, इसका था, एरिया का मीटर स्क्वायर था। मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आता है वो सही वैल्यू हो गया। देख लेना, यहाँ तक किए होगे तो सही हो गया, तो आंसर बिल्कुल सही होगा तुम्हारा। इतना अगर आया होगा तो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा है, छठा क्वेश्चन है। अब देखो, कोई भी ना जो टेंजेंट रहता है, क्रॉस करता है, वो 90 डिग्री पे ही टच करके पार करता है, तो ये तो पक्का है कि 90 डिग्री एंगल है। अब एक्स का वैल्यू पूछा है हमसे, तो कितना होगा, सॉल्व कर लोगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। एक ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है, एक्स इक्वल टू 20। सिंपल है, बहुत इजी है, 4 नंबर ब्लैक, सवाल था भी नहीं है, इतना इजी सवाल था। अब तुमसे पूछा है कि ये कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया, कितना आसान था, सॉल्व कर। तो अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइट ऑफ 45 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर गिवन बिलो। ठीक है, इसमें तुमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए बोला है। तो उसको कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है ना। तो तुम क्या करोगे, टेबल बना दो फ्रीक्वेंसी का। ये तुम्हारा क्लास इंटरवल हो गया, ये क्लास इंटरवल लिख दो, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से लिख दो। कितना कितना का, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 ना, और 170 से 175। अब इसमें देख लो ना कि कितना कितना नंबर 150 से 155 के बीच में आ रहा है। तो तुम देखो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। दो तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। यही सवाल है, ऐसे इस तरीके से किए होगे, बहुत टाइम टेकनी लेकिन लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। इस तरीके से अगर किए होगे तो सही है। दो, लेकिन देखो, तो दो हो गया, दो एक तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, पांच दो सात हो गया, सात एक आठ, एक नौ, एक 10। इतना अगर आया होगा तो सही। ठीक, आगे बढ़ता। इस तरीके से करते तो हो जाता, ये काउंटिंग करना था बस, फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो क्या, एक एलॉय है जो कि कॉपर और जिंक, देखो कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है तुम्हारा 9:4 रेशियो में दिया हुआ है ना। कॉमन फैक्टर जनरली एक्स मान ही लेना चाहिए ताकि सवाल मेरा आसान हो जाए ना। 9x और 4x मान लिए, ठीक है। और हमसे पूछ रहे हैं ना कि क्वांटिटी ऑफ जिंक क्या होगा, ताकि जो है ये मिल्ट किया जा सके। अ, ये कॉपर का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। मतलब क्या करना है ये लोग को, कि कॉपर और जिंक को मिला के एलॉय बनाना था ये लोग को। अब तुमको कॉपर का वैल्यू दे दिया, कॉपर का वैल्यू दे दिया, अब जिंक का वैल्यू पूछ रहा है। कॉपर का रेशियो दिया हुआ है, तो कॉपर तुम्हारा कितना, 9x।
ये रेशियो दिया हुआ है, 9x दिया हुआ है। 9x के बराबर कितना दे दिया कॉपर? 2:25 दे दिया। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो वैल्यू है वो हो जाएगा 12/45। ये वैल्यू आ गया तुम्हारा ना। तो ये वैल्यू आ गया तुम्हारा, एक्स का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से मान लो तुम एक्स का वैल्यू निकाल लिए, तो तुम जिंक का वैल्यू निकाल लोगे ना। जिंक का वैल्यू क्या, 4x है। तो यहां से तुम क्या करोगे, 4 × 12, एक्स का वैल्यू 12/45, यानी कि 48/45 तुमको वैल्यू मिल गया। यही आंसर हो गया। बहुत ही सवाल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कुछ भी नहीं था इसमें। अगर ऐसा किया होगा तो सही है, अगर ये आंसर तुम्हारा आया तो बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे का सवाल है तुम्हारा कि वो तुमको स्क्वायर बनाना है, और इसका जो लेंथ है वो मेजर करना है। ये डायगोनल तुमको मेजर करना, चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो मान लो कि 6 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर बना दिए। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब तुमको पता है ना कि सारा ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। डायगोनल ड्रॉ कर दिए, ये डायगोनल हो गया मेरा। अभी डायगोनल ड्रॉ कर दिए गए हम, और दूसरा डायगोनल इधर से ड्रॉ कर दिया हम। ठीक है, अब दोनों डायगोनल इक्वल है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है। ठीक है, इसको D2 बोल दिए, इसको D1 बोल दिए। और देखो दोनों तो कॉमन ही है ना, ये साइड है। अब मान लो कि इसमें लगाओगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये सेम ही हो जाएगा ना, ये सेम ही हो जाएगा, क्योंकि तुम निकालो, अगर D1 निकालो तो ये तुम्हारा क्या होता है, 6 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर होता है, हो जाएगा मतलब। और D2 निकालो तो भी ये 6 स्क्वायर + 6 स्क्वायर हो जाएगा। और जो डायगोनल का वैल्यू आएगा तुम्हारा वो कितना आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, और दोनों बराबर भी है। बहुत ही सवाल था, ये कर लिए होगे, आसानी से कर लिए होगे हमको लगता है। अब आगे बढ़ता है। ये हिस्टोग्राम। ओहो, अब ये अभी क्या है, हिस्टोग्राम है। ये हिस्टोग्राम है। क्या है यार, थोड़ी- अब देखो हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का यूज कहाँ करता हूँ, हिस्टोग्राम का बेसिकली हम लोग जो यूज है वो बेसिकली बिजनेस वगैरह में यूज होता है इसका। मतलब बेसिकली तुम समझो कि बिजनेस में हो सकता है, तुम्हारे लाइफ में हिस्टोग्राम का यूज हो सकता है। कैसे यूज हो सकता है कि मान लो कि तुम 1 से 8 क्लास तक पढ़े, ठीक है ना, 8वां क्लास का एग्जाम देती है, 1 से 8 क्लास तक का तुम एग्जाम देती है। और एग्जाम देने के बाद तुम खुद का एनालिसिस करना चाहते हो कि तुम 1 से 8 क्लास तक तुम्हारा क्या पोजीशन रहा, कब कब तुम्हारा जो पढ़ाई का स्तर है आगे बढ़ा, कब तुम्हारा पढ़ाई का स्तर नीचे गया। तो बेसिकली इससे ये हम पता कर सकते हैं। बेसिकली बच्चा बच्चा लोग का जो परसेंटेज है कि मान लो कि टीचर के अंदर पता करना है, या फिर स्कूल के अंदर कौन सा स्कूल के अंदर किस बच्चे मतलब कौन सा स्कूल बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो परसेंटेज वहां पे भी पता कर सकते हैं हिस्टोग्राम का यूज करके। मतलब सिंपल तुमको अगर समझना है तो अपना जीवन से समझ लो कि तुम 1 से 8 क्लास तक पढ़े, और 1 से 8 क्लास में तुम्हारा परसेंटेज सब में अलग अलग आया। पहले डिस्कस कर लेते हैं बनाते कैसे हैं उसको। तो पहले इसमें ना दो एक्सिस रहता है, पहले समझ लेना। जो कि वाई क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। एक्स पे क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। और जो स्केल रहता है, इसका स्केल क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब सेम लेंथ पे तुम ड्रॉ करोगे। ये तीन चीज तुम्हारा ध्यान में रहना चाहिए। ये तीन चीज तुम्हारा ध्यान में है तो तुम्हारा हो गया क्या, वाई पे मेरा फिक्स्ड वैल्यू ही जाएगा, एक्स पे मेरा वेरिएबल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स देखो क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स फिक्स है ना, ये तो फिक्स ही है। वैरी तो ये कर रहा है ना, वैरी तो ये कर रहा है। वाई पे हम लोग क्या डालते हैं, वाई पे हम लोग क्या डालते हैं, फिक्स डालते हैं।
एक्स पे क्या डालते हैं? वेरिएबल डालते हैं। एक्स पे हम लोग वेरिएबल डालते हैं। अब देखो, बना दो ये सेम स्केल का। कितना टोटल वैल्यू है? तीन तीन छः दो आठ है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, थोड़ा बड़ा हो गया। इसको मिटाते हैं। वो लाइन इक्वल नहीं खींचा है, तो ये देख लेना। उस तरीके से नहीं बनेगा। दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। इधर भी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सारा एक इस सेम स्केल का है। वाई पे क्या डालते हैं? फिक्स डालते हैं। फिक्स्ड। एक्स पे क्या डालते हैं? वेरिएबल डालते हैं। अब देखो, फिक्स क्या है? फिक्स क्या है? नंबर ऑफ टीचर्स फिक्स है। फिक्स है ना? तो डाल देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। अब देखो, जो सैलरी का मंथली सैलरी का रेंज है, ये तुम्हारा कितना है? 16,000 से 17,000 है। ये पहला हो गया 16,000 से 17,000 ना। 16,000 से 17,000 पहला रेंज। दूसरा हो गया 17,000, 17,000 से 18,000। तीसरा रेंज 18,000 से 19,000। ओहो, सारा मेहनत बेकार हो गया भाई। ठीक। तो बेसिकली समझ लो करना क्या होता है इसमें। तो इसमें हम करेंगे यही। इसमें करेंगे हम लोग बेसिकली यही। इस तरीके से हम लोग बना देंगे। वाई पे फिक्स जाएगा। वाई पे फिक्स जाएगा। हाँ, तीन चार पाँच छः सात आठ। इस तरीके से हम रफ में बना देते हैं। तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। इस तरीके से बन जाएगा। सात, तीन तीन छः, एक सात, सात और एक आठ। मान लो इस तरीके से रफ में हम बना देते हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः, सात। सात ही तक दिखाते हैं ना। टोटल है तो ऐसे आठ तक है। मान लो आठ भी दिखा देते हैं। आठ तक दिखा दिए, ठीक है। अभी वैल्यू डाल दिए। वैल्यू डाल देंगे 16। पहला में 16। 16,000। अरे यार, 16,000 हो गया। 16,000 से 17,000 हो गया, ठीक है। 17,000 से 18,000 हो गया। तो समझाने के लिए बना रहे हैं। 18,000 से 19,000 हो गया। 19,000 से 20,000 हो गया, ठीक है। 20,000 से 21,000 हो गया। बस बनाने सीखना। अब 16 से 17 का देखो क्या जा रहा है? 8,000 है। अब ये क्या करो, यहाँ पे कनेक्ट कर दो। ये पहला हो गया मेरा। ये पहला मेरा हो गया हिस्टोग्राम। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है। 17 से 18,000 कितना जा रहा है? 4,000। ये तो 4 तक जाएंगे। 4 पे लेके जाएंगे, इसको मिला देंगे। कितना सिंपल है बनाना हिस्टोग्राम। फिर इसके बाद ये क्या कह रहा है? 3 कह रहा है, 3 तक जाएगा। अगला वाला 3 तक जाएगा। 3 तक लेके गए। फिर इसके बाद अगला वाला कितना जाएगा? 5 तक जाएगा। तुमको देख के समझ में आ रहा है ना कि कैसे बढ़ रहा है घट रहा है। फिर अगला वाला कितना तक जाएगा? 2 तक जाएगा। 2 तक जाएगा। फिर अगला वाला कितना तक जाएगा? 3 तक जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। समझ में है? इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इसका यूज हम लोग करते हैं बेसिकली डाटा को शो करने में।
और क्वालिटी कंट्रोल में इसका यूज होता है। मान लो तुमको क्वालिटी कंट्रोल करना 7 QC टूल का इंपॉर्टेंट अंग है। तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, अगर मान लो मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह करोगे, तो ये सब तुम लोग को सीखना पड़ेगा। ये पाई चार्ट बनाने आना चाहिए, ये तुम्हारा हिस्टोग्राम बनाना आना चाहिए, और भी इसी तरीके का बहुत तरह का हिस्टोग्राम होता है, वो बनाना आना चाहिए। तभी तुम्हारा ये सब सब मैनेजमेंट टूल में यूज होता है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसका काम है। ऐसा नहीं कि इसका कोई काम नहीं है। बढ़िया से सीखे होगे तो मजा आएगा इसको, इसको कभी भी जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो। चलो खत्म हो गया, इतना ही था तुम्हारा। आशा करते हैं कि तुम्हारा पेपर अच्छा गया होगा। पेपर लेवल बहुत इजी था, इजी टू मॉडरेट था। तो चलो इसी से खत्म करता हूँ।